नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तंत्रिका कोशिका व अंतःस्रावी तंत्र की। तो मित्रों, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर क्या खूब लिखा है किसी ने कि जो बाहर है वो नहीं बल्कि जो अंदर है वो हमें ऊपर लेकर जाता है। तो दोस्तों, बाहर की चीज़ें आपको जितना भी मोटिवेट करती रहें, आप तब तक मोटिवेट नहीं हो पाएंगे जब तक आप अंदर से मोटिवेशन नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, आप अंदर अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तंत्रिका कोशिका व अंतःस्रावी तंत्र, इस वीडियो का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों, ये तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है। यह तंत्र का अर्थात है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अर्थात तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका के माध्यम से शरीर में विभिन्न संकेत भेजता है और वहाँ से संकेत प्राप्त करता है। यह कोशिकाएं शरीर के हर ऊतक को मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ ऊतक था, ऊतक को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र शरीर के हर ऊतक को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनसे जोड़ता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से संकेतों को ग्रहण करती हैं। संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरे तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। तो मित्रों, हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और ये तंत्रिका कोशिका मिलकर संकेतों को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेश वापस पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही संपादित होता है। दोस्तों, जो उद्दीपन है उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने और केंद्रीय तंत्र से पुनः शरीर तक जो संकेतों को पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः तंत्रिका कोशिका का कार्य पूछा जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसके तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे हम। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें हम आपको 3 भाग बताते हैं दोस्तों। पहला भाग है इसका कोशिकाएं। ये जो रेड कलर में आपको भाग दिखाई दे रहा है यह है कोशिकाएं, और जो इसके शाखाएं दिखाई दे रही हैं यह है द्रुमिका, इसे द्रुमाक्ष भी कहा जाता है। और जो यहाँ पर आपको ये पट्टी सी दिखाई दे रही है यह है तंत्रिकाक्ष। ये 3 पार्ट है तंत्रिका कोशिका की, ये हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट है कोशिकाएं। इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। कोशिकाएं में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अभिलक्षणिक अतिअभिरंजित निषेल ग्रेनुल पाए जाते हैं। दोस्तों, कोशिकाएं का दूसरा नाम साइटोन है और इसमें एक केंद्रक जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो केंद्रक है यह कोशिकाएं में पाया जाता है और विभिन्न मांसपेशियां कार्य करती हैं। दूसरा भाग है इसका द्रुमाक्ष। यह कोशिकाएं से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कुछ कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। यह तंतु उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर भेजते हैं। दोस्तों, चित्र में देखते हैं हम, ये है द्रुमाक्ष है, इसे द्रुमिका भी कहा जाता है। ये उद्दीपनों को कोशिकाएं से भेजते हैं, अर्थात हमारे उद्दीपन यहाँ से शुरू होकर कोशिकाएं में प्रवेश करते हैं और द्रुमाक्ष कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर कार्य करते हैं। इसके पश्चात तंत्रिकाक्ष। यह एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका का एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिका की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवग्रथनी घुंडी या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। तो इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जो धागेनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह है इतनी लंबी, यह है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के सिरों पर सिनेप्टिक नॉब्स पाई जाती हैं और सिनेप्टिक नॉब के जो सिरे हैं ये
इन पर होती हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ। और ये तंत्रिकाएँ, जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, विभिन्न बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं, वो एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़ी हुई होती हैं। जैसे एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष का जो भाग है, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं का भाग, वो अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाक्षों से जुड़ा होता है। इस प्रकार यह चेन बनी हुई होती है, जो लंबी चेन होती है। इसके पश्चात सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर जो आवेग हैं उनको भेजने के लिए आगे कार्य करते हैं, तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो आपको ये तंत्रिका पुट्टिकाएँ हैं, यहाँ से और आगे वाली तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाक्षों के मध्य न्यूरोट्रांसमीटर द्रव होता है, पदार्थ होता है इस प्रकार यहाँ पर, और जो आवेग हैं वो इस प्रकार आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसके पश्चात हैं, एक चीज़ रह गई। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के ध्रुवाक्षय दूसरे न्यूरॉन के तंत्राक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। दोस्तों, जहाँ से एक तंत्राक्षय से दूसरा ध्रुवाक्षय जुड़ता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? संधि स्थल कहा जाता है। इसके पश्चात है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंग अपने कार्यों के लिए दूसरे अंगों पर निर्भर होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से उतनी बेहतर प्रकार से कार्य नहीं कर पाते जितना बेहतर कार्य वे दूसरों के साथ मिलकर करते हैं। इसी प्रकार अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएं नहीं कर पाता। अंतः दीर्घ अवधि के निरंतर नियमन हेतु शरीर को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाता, और इसलिए लंबे समय कार्य करने के लिए तंत्रिकीय जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन्स क्या हैं और किन ग्रंथियों द्वारा ये हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, उसकी भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने उत्पाद हार्मोन को सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं। दोस्तों, ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद अर्थात जिन उत्पादों का विस्तारण करती हैं, अर्थात हार्मोन्स को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है, डायरेक्ट रक्त में भेजती हैं, वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और जो शरीर में पहुंचाने का, शरीर में उपापचयी क्रियाएं करने में सहायक होती हैं और अन्य कार्य करने में सहायक होती हैं, लेकिन वो सीधे रक्त में अपने हार्मोन का स्रावन नहीं करती, वे होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिःस्रावी भी होती हैं। उदाहरण स्वरूप, अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करता है। तो दोस्तों, कुछ मिश्रित ग्रंथियाँ भी होती हैं, अर्थात वे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती हैं। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर इंसुलिन व ग्लूकेगोन स्रावित करती है और बहिःस्रावी के रूप में पाचक एंजाइमों का स्रावण करती है। इंसुलिन व ग्लूकेगोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित करती हैं तथा निर्मुक्त करने का कार्य भी करती हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित भी करती हैं, उनको संग्रहित भी करती हैं और उनको निर्मुक्त भी करती है। मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस, अंडाशय इत्यादि। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। एग्जाम में ये इनका अक्सर वर्णन मिल जाता है।
हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं का विभिन्न स्थानों तक तथा तंत्रिका द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। हाइपोथैलेमस है वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में से सूचना एकत्रित कर तथा इन सूचनाओं को विभिन्न स्थानों तथा तंत्रिका द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती हैं। अर्थात दोस्तों कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो मस्तिष्क में होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बात की थी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त करती है और उन्हें पीयूष ग्रंथि तक भेजती है और पीयूष ग्रंथि आगे शरीर के अंगों तक भेजती है। पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्त्रावों की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। यह ग्रंथियां हाइपोथैलेमस के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का स्त्राव करती हैं। तो पीयूष ग्रंथि सहित विभिन्न ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा हमारे जो भूख, प्यास, निद्रा, थकान के जो कार्य हैं वे नियंत्रित किए जाते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। इसलिए आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मुख्य रूप से स्मरण रखना होगा। यह स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेकों कार्य जैसे वृद्धि, उपापचयी क्रिया आदि संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों हार्मोन अकेले कार्य नहीं करते, इनके साथ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी कार्य करते हैं। तो इसके पश्चात हम जो ग्रंथियां हैं इनकी जो विशेष बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो ग्रंथियां हैं इनमें हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। मुख्य रूप से यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव को नियंत्रण करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाली कई स्रावी कोशिकाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मोचक हार्मोन हैं वे पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कहते हैं कि भाई हार्मोन स्रावित कर, और निरोधी हार्मोन हैं वे पीयूष ग्रंथि से कहते हैं भाई रुक जा, हार्मोन मत स्रावित कर, अभी तेरी जरूरत नहीं है। इसके पश्चात जो दूसरी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। यह मास्टर ग्रंथि है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है वह हाइपोथैलेमस के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो दोस्तों इंग्लिश में आपको नाम आवश्यक रूप से याद रखने होंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं। इनके हिंदी नाम है, एडिनोहाइपोसिस को अग्र पीयूष तथा न्यूरोहाइपोसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इंग्लिश नाम ही याद रखने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर इंग्लिश नाम ज़रूर पूछे जाते हैं। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो कई हार्मोन का निर्माण व स्रावण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो आपको याद रखना होगा कि वृद्धि हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन इत्यादि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसके पश्चात है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है तथा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपको रात को 3 बजे उठना है। आप डेली अलार्म लगा के सोते हैं कि भाई सुबह उठना है, 3 बजे उठना है और मुझे पढ़ना है 3 बजे उठकर डेली। आप ध्यान देंगे कि अगर आप किसी दिन अलार्म लगाना भूल भी गए हैं तो आप 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि उस समय आपका शरीर उसी रूप में ढल जाता है जिस रूप में आप रोज़ कार्य करते रहते हैं। तो यह कार्य कौन करता है? दैनिक लय का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा
किया जाता है? दोस्तों यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है तथा मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्त्रावण, थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्त्रावण किया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन आधारित जो उपापचयी पाचन की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को भी नियंत्रित करता है। बच्चों, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी है उनके निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। दोस्तों, घेंगा रोग में गला फूल जाता है। अक्सर यह भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई घेंगा रोग किस की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन की थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बीमारी तो आएगी। इसके पश्चात पैराथायराइड ग्रंथि, गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाने वाली ग्रंथि पैरा हार्मोन स्रावित करती है। जो थायराइड ग्रंथि थी वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कर रही थी और ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कर रही है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है। जो थायराइड ग्रंथि थी वो तो आयोडीन के निर्माण में मदद कर रही थी और जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित कर रही है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। अग्नाशय, दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। अग्नाशय दो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन स्रावित करती है। इंसुलिन इस ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं तथा ग्लूकेगॉन लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्रावित करती है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य शर्करा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करना है। ग्लूकागॉन इसके विपरीत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है। अतः दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, इंसुलिन का प्रमुख कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है और ग्लूकागॉन का प्रमुख कार्य ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना है। तो दोनों ही हार्मोन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, जब इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी आ जाती है उस समय ग्लूकोज को ग्लाइकोज में नहीं बदला जाता, जिसके कारण ग्लूकोज शरीर में बढ़ जाता है और एक रोग आपने सुना होगा डायबिटीज़, मधुमेह, जिसे आम भाषा में हम शुगर कहते हैं, वो हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। अंततः दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मधुमेह रोग का आपको पता होना चाहिए, यह एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और जो मधुमेह रोग के मरीज़ हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसके पश्चात है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन तथा नाई एड्रेनलिन या नाई एपिनेफ्रिन कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। दोस्तों, जो एड्रेनलिन है इसे आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और फैक्ट की वीडियो डालते हैं उनमें भी आपने अक्सर देखा होगा कि एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन है। ऐसी स्थिति में यह हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित होते हैं तथा अनेकों कार्य जैसे हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव आदि को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है।
दोस्तों मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिए कि आपसे कह दिया जाए कि भाई 7 फीट की दीवार है, आपको कूद कर पार करनी है, आपसे नहीं होगी। अगर वही 7 फीट की दीवार हो और आपके पीछे कुत्ता लग जाए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई जीव लग जाए जिससे आपको हानि हो, तो उस समय कार्य करता है एड्रेनलिन। उससे पता चल जाता है कि भाई आपातकालीन स्थिति है, अब तो कार्य करना पड़ेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 7 फीट की दीवार से आप आसानी से कूद जाओगे। क्यों? उसका कारण क्या है? पहले नहीं कूद पा रहे थे लेकिन अब कूद पा रहे हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थितियां आ गई हैं और हमारे शरीर में उस हिसाब से ऊर्जा का संचयन हो गया है। तो इसलिए जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसके पश्चात थाइमस ग्रंथि। थाइमस हृदय तथा माधमनी के ऊपर भाग में स्थित होती है। यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, परंतु यौवनारंभ के पश्चात यह सिकुड़ जाती है। यह इतनी इम्पोर्टेंट ग्रंथि है दोस्तों, वृषण ग्रंथि। वृषण नरों में होते हैं। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं, मिश्रित है, क्योंकि यह शुक्राणुओं का निर्माण भी करती है और जो लैंगिक हार्मोन है उनका स्राव भी करती है। वृषण यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। यह एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास तथा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। दोस्तों ये तो आम सी बात है, आपको भी पता होगी कि मनुष्य नरों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका निर्माण वृषण द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है अंडाशय। मादाओं में पाई जाने वाली यह ग्रंथि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण आदि में सहायक होता है। दोस्तों जो अंडाशय है वह महिलाओं में होती है। जिस प्रकार वृषण मनुष्य नरों में होते हैं उसी प्रकार अंडाशय महिलाओं में होती है और यह अंडाणुओं का निर्माण भी करती है और जो लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका स्राव भी करती है। और इन हार्मोन्स का कार्य क्या है? यह लैंगिक अंगों का विकास करते हैं, मादा लक्षणों का नियंत्रण करते हैं और मासिक चक्र का नियंत्रण करते हैं, गर्भ अनुरक्षण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और तंत्रिका कोशिका और अंतःस्रावी तंत्र का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाकर देते रहें।